हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे डेली की तरह एमपी टेट और सी टेट की 5 बजे वाली क्लास में आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं मनोविज्ञान का एक पूरा सेट 30 क्वेश्चन का। क्योंकि कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आप देखने जाते हैं तो उसमें इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। पूरे 30 क्वेश्चन जो है इसके आते हैं और ये काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। खैर ओके, तो नोटिफिकेशन आई थिंक चला गया होगा क्योंकि पहले भी मैं एक बार नोटिफिकेशन सेट कर देती हूँ। एनीवेज, तो आई थिंक सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टार्ट करिए आंसर रिप्लाई करना लाइव चैट में। कोशिश करिएगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो। जितने ज़्यादा सही होते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह क्या है? व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, या व्यक्ति विशेष न तो कोटि न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो बताना है व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में। तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका गलत है। इसमें ये बोला गया है कि व्यक्ति विशेष कोटि या प्रकार किसी भी तरह से एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, अलग नहीं होते, जबकि पूरी तरह से गलत है। व्यक्ति विशेष किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी टाइप में, किसी न किसी चीज़ में हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? आत्मकेंद्रिकता, सजीवतावाद, यथार्थवाद या वैयक्तिकवाद? तो बालक का चिंतन वैयक्तिकवाद द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेंगे। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। कब शिक्षण ज़्यादा प्रभावी होगा? यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। यहाँ घुमा फिरा के हर ऑप्शन में निर्देश की बात की गई कि टीचर ही जो है पूरा कंट्रोल रखे और यानी कि टीचर ही सब कुछ करे। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जिसमें छात्र खुद करके वो काम करें, उसके लिए उनको कंट्रोल दिया जाए, फ्रीडम दी जाए। और ये बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तभी शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जब बच्चे खुद करके सीखेंगे कोई काम। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, क्वेश्चन घुमा फिरा के वैसा ही है पर ऑप्शन अलग है। कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। छात्र केंद्रित, यानी पहली बात बाल केंद्रित शिक्षा को ही हम जो है फोकस करते हैं, उसी को महत्व देते हैं। तो छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों, इन दोनों चीज़ का उपयोग किया जाए तो शिक्षण प्रभावी होगा। बालक के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है कौन? शिक्षक, माता पिता, मतलब माता अलग है पिता अलग है यहाँ ऑप्शन में, धर्मोपदेशक। तो आदि व्यक्ति समाजीकरण क्योंकि माता माना जाता है, माता होती हैं, माता से ही बालक जो सबसे पहले किसी को अगर जानता है इस दुनिया में, इस समाज में, वो सिर्फ अपनी माता को जानता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पापा को भी वो माता बताती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, तब वो जानता है, वरना उसे वो भी नहीं पता कि वही मेरे पापा हैं करके। ये मेरे भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी दादी, ये सब उन्हें माता बताती है। जो माता बताती है बच्चा वही जानता है, वही सीखता है, बट जब तक वो ज़्यादा थोड़ा और बड़ा नहीं हो जाता है। तो एकदम सबसे अगर बेस कहा जाए तो वो माता होती है। तो सबसे बड़ा रोल एक माता का होता है किसी भी बच्चे के विकास में, सामाजिक विकास में या हर तरह के विकास में। आई कैन से अधिगम का अभिप्राय है क्या? सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, अधिग्रहण करना। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, सीखना। सीधी सी बात है, अधिगम मतलब होती है लर्निंग। व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभव का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। ये कथन है किसका? नन एवं फ्रॉबल का, ड्यूवी एवं कॉम्टे का, प्लेटो एवं अरस्तु का, ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन का। एंड इसके लिए सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन का। बिल्कुल जितने भी लोगों ने गेस किया था सही है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? क्रॉनबेक का, स्किनर का, वुडवर्थ का, या क्रो एंड क्रो का? तो ये वुडवर्थ का कथन है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जाता है।
उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान भी थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, संख्या के बारे में समझने लगते हैं और क्षेत्र भी समझने लगते हैं। विकास का अर्थ है क्या? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि विकास की बात हो रही है, किसी भी अब विकास हर में जितने सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, हर तरह का विकास हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला विकास कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? यानी कि अगर स्कूल में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या अनुपात होना चाहिए? यानी कि हर 30 छात्र में एक शिक्षक होना चाहिए, 40 पर एक शिक्षक होना चाहिए, 45 पे या 50 पे? तो 40 पे होना चाहिए। अगर 200 से कम है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर 200 से ज़्यादा है, 200 से कम रहता है तो 30:1 का रेशो बनता है, 200 से ज़्यादा है तो 40:1 का रेशो बनता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो फिर 40 पर एक टीचर रख दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। और सही उत्तर जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये कथन सही नहीं है, बाकी जो है वो सारे ही क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में उचित हैं। प्राथमिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होती है? अभ्यास, अवांछित विश्राम, हस्तलेखन या व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। तो जो सहायक ना हो वो बताना है गत्यात्मक कौशल विकसित करने में। स्तर क्या है? प्राथमिक स्तर है बच्चों का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अवांछित विश्राम, ये इसमें सहायक, जाहिर सी बात है, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं हो ऐसे यूजलेस बिना ज़रूरत के आराम करना, ये कहाँ से सहायक हो जाएगा कौशल विकास करने में, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमेशा ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला ही आए क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जैसे बना के आ जाता है कि एक बालक है, उसकी मानसिक आयु इतनी है, उसकी वास्तविक आयु इतनी है, तो बताइए उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के आता है, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप निकाल लेंगे। देख लीजिए ऑप्शन, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे 100 गुणे वास्तविक आयु, या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। तो नो डाउट इसके लिए सही आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसिक आयु यानी मेंटल एज बटे वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, और इसको इंटू करते हैं 100 से। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है जो कि त्रुटियां अधिक करना, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना, कार्य कारण संबंधों को समझने में असफल। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि लब्धि 105 से 120 के होना। ये मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, ये प्रतिभाशाली बालक हो जाते हैं, सामान्य में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि 105 से ऊपर है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि अच्छी है, उसे हम मंद बुद्धि नहीं कहेंगे। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। 1000 शब्द का, 6000 का, 11000 का, 16000 का।
अब ऐसे काउंट कर पाना मुश्किल है कि हमें कितने सारे शब्द आते हैं। अगर अभी हम अपने ही बारे में सोचने लगे हमें कितने शब्द आते हैं तो उसे काउंट कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन शब्द भंडार है तभी तो हम शब्दों को पहचानते हैं, शब्दों के बारे में जानते हैं, उसका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल इसके लिए सही आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। करीब 6-7 साल की उम्र में जाते जाते 6,000 शब्द तक जो है बच्चे का शब्द भंडार हो जाता है। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या है? परिवार, राजनीतिक दल, विद्यालय, क्रीड़ा स्थल। सही उत्तर जाता है इस प्रश्न के लिए समाजीकरण का प्राथमिक घटक की बात हो रही है। स्टार्टिंग में बालक का समाजीकरण कहाँ होता है? तो देखिए परिवार से ही शुरू होता है। समाजीकरण की प्रोसेस परिवार से ही शुरू होती है। पहले बच्चा परिवार में अपनी माता के सिवा किसी को नहीं जानता रहता है, फिर वो समझता है ये मेरे भाई बहन हैं, पिता हैं, या अगर जॉइंट फैमिली में है तो ये मेरे और जो है अंकल आंटी दादा दादी इस तरह से हैं, और वो जानता है कि और लोग रिश्तेदार आते हैं, ये है वो है। तो मतलब ये वो समाज में रहना, समाज को जानना, और फिर उसके बाद वो घर से बाहर पड़ोसियों को के बारे में जानता है, पड़ोसियों को से देखता है, बातें करता है, फिर वो खेलने कूदने जाता है दोस्तों से, या फिर विद्यालय जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है। लेकिन स्टार्टिंग की बात अगर करें, ठीक है, जब उसे पता चलता है कि हम इस दुनिया में और लोग भी हैं जिनके साथ मुझे मिलजुल के रहना है, जिनसे मुझे बातें करनी है, वो परिवार से ही होता है। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं क्या? अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन होता, थोड़ा सा एक समझ लीजिएगा, प्राथमिक घटक पूछा तो आंसर परिवार है। अगर वो पूछा जाता कि बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे वो इंटरेस्ट लेता है या ज़्यादा अच्छे से होता है, तो क्रीड़ा स्थल इसका आंसर हो जाता, या विद्यालय भी। यानी क्वेश्चन जिस तरह से पूछ जाएगा उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों में क्रीड़ा स्थल में क्या है, बच्चों में सहयोग की भावना आती है, मिलजुल के रहना आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। विद्यालय में वो बहुत अधिगम करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और तरह तरह के लोगों के बीच में रहता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन यहाँ प्राथमिक घटक था, इसलिए आंसर परिवार है। चलिए देख लेंगे 18 के लिए आपका जो सही उत्तर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी चारित्रिक विकास के सभी स्तर हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक है, पुरस्कार व दंड भी बहुत मैटर करते हैं किसी भी चरित्र निर्माण में या चरित्र के विकास में। सामाजिकता भी इम्पॉर्टेंट है। भाषाई अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है हकलाने से, तुतलाने से, दोनों से, या लंबी बीमारी से? तो देखिए दोनों से। भाषाई अधिगम मतलब कि भाषा जब सीख रहे हैं बच्चे तो हकलाने और तुतलाने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। सीखना उनका जो है प्रभावित हो जाता है क्योंकि वो सही उच्चारण ही नहीं कर पाते हैं। भाषाई अधिगम प्रभावित होता है किससे? सामाजिक, यानी क्वेश्चन देखिए वही है, कोई घुमा फिरा के वही चीज़ है, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शंस अलग है। सामाजिक स्थिति से, शैक्षिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से, या इनमें से सभी से? ऑल राइट, सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक स्थिति से भाषाई अधिगम बहुत प्रभावित होता है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ जैसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लैंग्वेज पे, हमारे बोलने के स्टाइल पे। तो ये जो है बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। सृजनात्मक विकास में निहित होती है क्या? बाल कल्पना, स्वाभाविकता, मूल्य, मनोदशा। सृजनात्मकता, कुछ क्रिएटिविटी टाइप का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, बाल कल्पना। जो बच्चे कल्पना करते हैं कि चॉकलेट का पहाड़ हो, आइसक्रीम का पहाड़ हो, चॉकलेट की नदियाँ हो, ऐसा करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बालक द्वारा मिट्टी के घर एवं खिलौनों का निर्माण करना सूचक है किस चीज़ का? बच्चे बनाते हैं ना, मिट्टी के घर बनाएंगे, खिलौने बनाएंगे, फिर खेलेंगे, घर घर खेलेंगे उसमें। सृजनात्मक विकास का है, मूल्यों के विकास का है, पारिवारिक विकास का है, या चिंतन विकास का है? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक विकास का है। कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो सृजनात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता है ये। बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ कल्पना का स्वरूप कैसा होता है? सामान्य होता है, मंद होता है, बढ़ता हुआ होता है, या तीव्र गति से बढ़ता होता है? तो देखिए जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है कहीं ना कहीं कल्पना, देखिए आप हो सकता है बहुत लोग सहमत ना हो इस आंसर से, लेकिन कल्पना जो है एक बार तो बहुत ही फ्लो आता है, कल्पनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं, लेकिन क्योंकि जब इंसान बड़ा होता है, बालक जो है एज उसकी बड़ी होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है, तो वो है यथार्थता को समझने लगता है, वो चीज़ों को प्रैक्टिकली जानने लगता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं कल्पना का स्वरूप उसका मंद होता जाता है। अब हाँ, कोई जैसे राइटर है, कोई आर्टिस्ट है, तो उसकी बात अलग है, उसका काम ही है कल्पना करना, लेकिन जितनी कल्पना छोटे बच्चे करते हैं फिर, या फिर किशोरावस्था तक बेसिकली करते हैं, उतनी ज़्यादा जैसे जैसे एज बढ़ती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है।
छोटे बच्चे तो कल्पना भी कर लेते हैं, वो सुपर हीरो बन जाते हैं कल्पना में और पूरी दुनिया को बचा लेते हैं। ऐसा किसने किसने किया है, कमेंट करके बताइए। गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है क्या? गणितीय कहानी, गणितीय कविता, गणितीय आकृतियों का निर्माण, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, गणितीय आकृतियों का निर्माण। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है क्या? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, या शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। समावेशी शिक्षा, तो बिल्कुल इसका सही ऑप्शन ए हो जाता है, बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके नॉर्मल विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों को बिना भेदभाव के पढ़ाना। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, या बाल अपराधी। सही उत्तर होगा बाल अपराधी। भाई जो सामाजिक नियम कानून के विरुद्ध व्यवहार करेगा वो अपराधी ही कहलाएगा। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। कौन से जीवन कौशल आवश्यक हैं? सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ये सारे होंगे। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावना और तनाव के साथ सामंजस्य बैठाना, तभी हम सकारात्मक व्यवहार कर सकते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। शिक्षक की भूमिका है कैसी? ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, या ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, ज्ञान निर्माण, यानी कि किसी भी तरह का ज्ञान हो, चाहे वो कौशलात्मक ज्ञान हो, ठीक है, सृजनात्मक ज्ञान हो, जिस तरह का भी ज्ञान हो उसका सरलीकरण करना, बच्चे को ईजी बनाना ताकि वो ईजिली उसको कर सके, याद कर सके, पढ़ सके। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं कैसे? उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन करके। कैसे बच्चों को आप क्लास को कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे? तो उद्दीपन परिवर्तन करके, उद्दीपन अनुक्रिया वाला जो सिद्धांत होता है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बिल्कुल मतलब कुछ भी कर लो, टिट एनीथिंग इज़ फेयर, मतलब एवरीथिंग इज़ फेयर इन कंपटीशन वाली फीलिंग बच्चों के अंदर ला देनी चाहिए एकदम से। विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रख देना चाहिए, ऐसा कुछ टारगेट रख देना चाहिए जो वो कभी अचीव ही ना कर पाए, वहाँ तक पहुँचना संभव ही ना हो। नई तकनीक एवं नई विधियों का प्रयोग करना, या उनके आकांक्षा स्तर को घटा देना। हमेशा हमें पॉजिटिव पे जाना है, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे सही है। नई टेक्निक यूज़ करिए, नए से टीचिंग मेथड यूज़ करिए, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो आई जस्ट होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रखा है सारी ही जितने भी प्लेलिस्ट हैं, तो वहाँ से आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।